नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ग्रेड 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन लेने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी उसके बारे में जानेंगे और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्यारी सी महर एंड स्मार्टी बॉय आदित्य। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन होता क्या है इसके बारे में आज हम देखेंगे। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैप्टर का, जिस तरीके से बुक में लिखा रहता है। इन चैप्टर्स 8 and 9 we have learned about the motion of the objects and force as the cause of motion। ठीक है, हमने मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा। एक चैप्टर ही था मोशन, जिसमें 3 स्टेट्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने पढ़ी थी। उसका अगला चैप्टर फोर्स था। हमने देखा कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन भी हमने देखे थे, फोर्स से रिलेटेड, याद होगा आपको। हमने देखा कि मोशन होने के लिए फोर्स का आवश्यकता होना जरूरी है। अगर फोर्स नहीं है तो आमतौर पे मोशन स्टार्ट या फिर एंड नहीं होगा। अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, और अगर रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। इनर्शिया ने हमें पढ़ाया था। We have learned that force is needed to change the speed or the direction of motion of an object। किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों? फोर्स की जरूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? या तो उसकी स्पीड चेंज करने के लिए या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा जाएगा तो जमीन के पास गिरेगा, जमीन की तरफ गिरेगा। यहां से मन में एक सवाल आ जाता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमने देखा कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर मारते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो चंद्रमा है वो मून के चारों तरफ चक्कर मारता है। इन ऑल दिस केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। पिछले चैप्टर के कंट्रीब्यूशन से ही ये बात निकल कर आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब फोर्स लग रहा होगा। हमने देखा सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं अर्थ के, सन के चारों तरफ। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब कोई ना कोई तो फोर्स होगा, कोई ना कोई तो फोर्स होगा। कौन सा फोर्स है जो इनको मूव करा रहा है? ठीक है, तो आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट। आइजैक न्यूटन could grasp that the same force is responsible for all these। उन्होंने बोला इन सभी फोर्स के लिए, इन सभी फोर्स के लिए एक ही चीज है, और क्या है? सेम फोर्स है। क्या है वो? दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुम लोग एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन मत लिख के आ जाना कि दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, कुछ लोग रट्टा मारते हैं तो जो बुक में लिखा रहता है वहीं का वहीं छाप के आ जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी समझेंगे। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ पे है उससे किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, उसका मोशन किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है। अर्थ पे है तो, मून पे है तो। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि एक इंसान का वेट भी चेंज हो जाता है। वजन की बात नहीं हो रही है, वेट की बात हो रही है। हम लोग आमतौर पे बोलते हैं क्या वेट है, बोले कितना वजन है। मास और वेट आप इस चैप्टर में समझोगे कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन ए लिक्विड। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट करता है, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन क्या है? वी नो दैट द मून, एक सेकेंड, द मून गोज अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो मून है आपका कहाँ पे जाता है? वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है।
एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, रीचेज ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स, एक सर्टेन हाइट पे जाता है और फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। कहाँ पे गिरता है वो? डाउनवर्ड्स गिरता है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, क्या बोला गया कि जब न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एन एप्पल फेल ऑन हिम, ऐसी कहानी हम सब ने पढ़ी हुई है। क्या गिर गया था उनके सर पे? उनके सर पे क्या गिर गया था? एक एप्पल गिर गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, वो जो एप्पल गिरा उससे क्या हुआ? न्यूटन को सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने क्या सोचा? ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, क्या वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? इज द फोर्स द सेम इन बोथ द केसेस, क्या दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो सेम है? ही कॉन्जक्चर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, सेम प्रकार का फोर्स आपका लग रहा था। उसने बोला द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इन बोथ द केस। He argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth, ठीक है, अपने ऑर्बिट के हर एक पॉइंट पे चंद्रमा धरती पे गिर ही रहा है, गिर रहा है वो नीचे, पर धरती पे आ नहीं रहा है। वो जिस मोमेंटम में गिर रहा है फिर उसमें वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और वो गिरते गिरते उसके चारों तरफ घूमता ही जा रहा है, ठीक है। Instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth, ठीक है, but we do not really see the moon falling towards the earth, लेकिन हम ऐसा देखते नहीं है। तो क्या देखते हैं हम लोग? Let us try to understand the motion of the moon by recalling activity 8.11. Take a piece of thread, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread with and whirl it round as shown in figure 10.1. Note the motion of the stone. Release the thread. Again note the direction of the motion of the stone. Before the thread is released, the stone moves in a circular path. जब तक स्टोन नहीं छोड़ा गया था, आदमी उसको ऐसे से घुमाते जा रहा था। जैसे ही हमने उसको छोड़ा, जिस डायरेक्शन पे छोड़ा उसी डायरेक्शन पे टेंजेंट बनते हुए निकलता है वो, उसी में कहा जाता है वो टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और जब वो एक सर्टेन स्पीड से घूम रहा था तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। सर्कुलर पाथ की तो खास बात यही है कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द वेलोसिटी, जब डायरेक्शन में चेंज आता है तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या होता है? बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। द फोर्स दैट कॉजेस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस बात को समझो बच्चों। बात ये बोली गई है कि आदमी जो आपकी चक्कर को घुमा रहा है उसमें जो फोर्स है, फोर्स कहाँ पे है? मैं सेंटर में खड़ा हूं, सेंटर से ही घुमा रहा हूं, तो फोर्स तो सारा का सारा सेंटर पे ही है ना। मान लो कोई चीज रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, तो रस्सी से बंधी हुई है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? यहीं पे तो लग रहा है, यहीं से तो फोर्स लग रहा है। जब ये घूम के यहाँ पे आ गई तो भी तो फोर्स यहीं से लग रहा है। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही तो है, तभी तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, जो इस पे लग रहा होता है बाहर की तरफ, जो इस पे लग रहा होता है बाहर की तरफ, जो इसको बैलेंस किए हुए होता है, तभी तो पत्थर बाहर नहीं जाता, नहीं तो पत्थर तो निकल जाए। नहीं, तो बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स दोनों सेम होता है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होता है। तो वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल पाथ पे होती है। टेंजेंट वो लाइन होती है, मैंने टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी ग्राफ को टच करते हुए निकलती है। तो सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पे यहाँ से टच करते हुए निकलेगी, तो आपका यहाँ पे अगर मैं रस्सी छोड़ूंगा तो पत्थर इस डायरेक्शन में ऐसे सीधे निकल जाएगा, यहाँ पे छोड़ूंगा तो ऐसे निकल जाएगा,
यहाँ पे छोड़ूंगा तो ऐसे निकल जाए। समझ में आ रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ दिस, इसको क्या बोला हमने? सेंट्रीपेटल। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स। In the absence of this force, the stone flies off along a straight line, ठीक है। स्टोन कैसा जाता है आपका? स्ट्रेट लाइन पे जाता है। This straight line will be a tangent to the circular path। देखो किसी भी सर्कल के अंदर से अगर हम लाइन गुजारेंगे तो तीन प्रकार की लाइन गुजरती है बेटा। एक जो सर्कल को कहीं भी टच नहीं करती, एक जो सर्कल को दो जगह टच करती है। तो जो दो जगह टच करती है उसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। और एक लाइन ऐसी होती है जो सर्कल को एक ही जगह टच करती है और उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है टच करना। टेंजेंट मतलब क्या होता है? टेंजिबल, छूने योग्य। हार्डवेयर में टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेंजिबल नहीं होता है। इसको टच कर सकते हैं उसको बोल दिया हमने टेंजेंट। एक प्रकार से टेंजेंट द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द ग्राफ। इस केस में सर्कल हो गया। ए स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स ए सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, लिख लो इसको, इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। स्ट्रेट लाइन एबीसी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। फिगर भी बना लो और टेंजेंट मेंशन भी कर दो क्या होता है टेंजेंट। सेकेंड वो लाइन होती है, टेंजेंट लाइन होती है, याद रखना, पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई पूछे कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे टेंजेंट टच करती है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आ रहा है समझ में? लिख लिया? आगे बढ़े। ओके अब देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई आपसे पूछेगा कि भैया मोशन ऑफ मून क्यों है, कौन से फोर्स की वजह से है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे चल के तो आप ग्रेविटेशन फोर्स ही बोलोगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स हो कहां से रहा है? अर्थ से हो रहा है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। इफ देयर इज नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू द यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बड़ी अच्छी बात बोली इसने बोला कि अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, तो मून क्या करता? मून एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में चला जाता और वही मोशन करता। ऐसा ही बोल रहा है ना? इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? सवाल ये पूछा गया कि क्या भैया अर्थ को एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है? क्या अर्थ को एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? हाँ, हमने तो देखा नहीं कि अर्थ जो है चली आई एप्पल के पास में। देखा हमने? एप्पल ही तो गिरा, अर्थ थोड़ी खींची चली आई ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दैट एन एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। जो फोर्स लगता है टू एवरी इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एप्पल भी अर्थ को खींचती है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? फॉर ए गिवन फोर्स, कि अगर फोर्स गिवन है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? कैसे? अगर देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यही होता है। अगर फोर्स को मैं कांस्टेंट कर दूं, मान लो 10 न्यूटन कर दूं, और मान लो मास मेरा 2 है और एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है। अगर मैं मास को बढ़ा दूंगा तो एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं होगा?
मास जैसे ही मैंने बढ़ा दिया एक्सेलरेशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 10 ही होना था। तो मैंने बोला कि अगर मैं फोर्स को फिक्स कर दूं यानी कांस्टेंट कर दूं, फोर्स को कांस्टेंट कर दूंगा तो रिलेशनशिप क्या होता है ma, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी f अपॉन a, तो f तो कांस्टेंट है, f तो कांस्टेंट है, तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? फॉर ए गिवन फोर्स, फॉर ए गिवन फोर्स मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये वाली बात समझ पाए तुम लोग? ठीक है, ये एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, भारी हो जाएगी चीज। तो अर्थ तो बहुत भारी है तो उसका एक्सेलरेशन इतना सा होगा, 0 दिखेगा ही नहीं, वो तो अर्थ मूव करेगी नहीं। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मुकाबले एप्पल का मास है कितना? चवन्नी का भी नहीं है, हमारे मुकाबले ही नहीं है, अर्थ के मुकाबले तो छोड़ ही दो। So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. अर्थ मून के पास क्यों नहीं जाती है? क्योंकि कंपैरेटिवली अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा है, तो इसीलिए मून अर्थ के पास घूमता है, अर्थ मून के पास नहीं घूमती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन आवर सोलर सिस्टम, देखो क्या बोला है, इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे किसके चारों तरफ घूमते हैं? सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स, किसके किसके बीच में? बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड that not only does the earth attract an apple and the moon but all objects in the universe attract each other। बोला भैया खाली सूरज और चंदा मामा के बीच में प्यार नहीं है, इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में है, हर इंसान के दूसरे इंसान के बीच में, हर दो मास के बीच में, कोई भी मैटर है इस दुनिया में उसके और दूसरे मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चला ही जा रहा है ही है, हमेशा है। फिर बोले सर हम लोग आपस में कहीं नहीं चिपक जाते हैं? अरे क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका भी फॉर्मूला दिखाऊंगा मैं, तुम देखोगे इतना कम होता है वो कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं बनता। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? Any two objects in the universe attract each other with a force of attraction. This force is known as gravitational force. This force of attraction between any two objects is called gravitational force. समझ में आया कि नहीं आया? आदित्य बेटा हो ना क्लास में? बोलो बेटा। आदित्य चाय पीने चला गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो जो फोर्स है आपका वो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ही बात कर रहा है। किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मान लो एक का मास m है और दूसरे का m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उनके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है r से अगर हम डिनोट करेंगे, इन्होंने d से किया है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स है,
ठीक है, जो फोर्स है वो कहाँ पे है, जो लाइन ज्वाइन होती है आपकी, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है और इन दो ऑब्जेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, इन दो ऑब्जेक्ट को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया और मान लो ये लाइन वो ये रही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वो लाइन है जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े तो सॉरी एक चीज बताना भूल गया। तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इक्वलिटी का साइन आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर यही चंदा मामा और मून हो जाएंगे तो आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, सेंटर से उसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया है आपने। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि सर ऐसे ही पढ़ा रहेगा, लिख लो। जी की क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू है बेटा, जी की बहुत बड़ी वैल्यू है, 6.7 × 10⁻⁻17 ऐसे करके आती है, वो दिखाऊंगा मैं अभी कैसे निकालते हैं। जी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जी की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, उसको कोई याद नहीं करता। आपको छोटे वाले जी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, छोटा वाला तो सबको पता रहता है। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सर बड़े वाला जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे होता है बेटा कि जो छोटा जी होता है ना, अगर मैं इस जी की जगह पे जी डाल दूं और मास ऑफ अर्थ कर दूं और रेडियस ऑफ अर्थ कर दूं, ठीक है, तो इतनी जो चीज है ना ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद हमारा छोटा सा मास हो जाता है, तो हम छोटा सा मास जब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लगाते हैं तो यही वो वेट हो जाता है हमारा, या फिर इसी को हम फोर्स भी बोल देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो इतनी चीज है जी m/r², तुम ये मत समझो कि तुम्हारा जी निकाला गया है, तुम्हारा जी ये निकला होगा पहले, पत्थर फेंक के उसकी वेलोसिटी कितनी किस हिसाब से नीचे गिर रहा है, पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला होगा, फिर उसकी मदद से निकाला होगा जी, ठीक है। क्योंकि वो 6.7 × 10⁻11 या -17 या -34 ऐसे थोड़ी कोई निकाल लेगा, ये निकाला होगा, ये तो निकल जाएगा आराम से। तुम ऊपर से पत्थर फेंको 10 मीटर की हाइट से और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से लगाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल जाएगा, है कि नहीं। क्या है फॉर्मूला, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो है ही। अभी सवाल दे देता हूं तुम लोगों को, समझो इसको। ये मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग हरे कलर में कर देते हैं, और यहां से एक आदमी ने ऐसे लेट के यहां से एक पत्थर छोड़ा, इसकी हाइट दे रखी है बच्चों 19.6 मीटर, ठीक है। तो इन्होंने देखा पत्थर कितनी देर में गिरा, या मान लो 20 मीटर की बिल्डिंग है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, 20 मीटर की बिल्डिंग है, तो इन्होंने देखा पत्थर कितनी देर में गिरा। कोई भी देख सकता है, तुम भी देख सकते हो अपने घर पे बैठ के, तुम अपने छत की बालकनी से फेंको नीचे, देखो पत्थर कितनी देर में नीचे टच होता है। जब तुमने छोड़ा वहां से लेकर टाइमर ऑन कर दो, कितनी देर में नीचे टच हो गया, तो नीचे कितनी देर में टच हो गया, तो टाइम मिल जाएगा, तुम्हें टाइम मिल जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। एस पता ही है आपको, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल, यू भी पता है आपको, यू कितना था 0, तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ut तो 0 हो जाएगा, फिर आपके पास t कितना आएगा आपका, t² हो जाएगा बेटा 2s/a, हमें तो a निकालना था ना, सॉरी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s/t²। और जब तुम ये करोगे तो तुम देखोगे a हर बार फिक्स आता है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर डिस्टेंस के लिए जो नया टाइम आएगा जब इसका रेशियो फाइंड करोगे ये फिक्स आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम बोल दोगे भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या निकली 9.8, फिर इसको उस फॉर्मूले में डाला गया, इसको इस फॉर्मूले में डाल दूंगा 9.8, मास ऑफ अर्थ निकाल लूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लूंगा, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी निकल जाएगा। मास ऑफ अर्थ भी पता नहीं कैसे निकाला होगा, धरती को नापा कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही मास भी निकला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे सिंपल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है कि नहीं? उसकी वजह से रेडियस ऑफ अर्थ भी मान लो निकल जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी निकल जाएगा। ठीक है, कुछ होंगी इमेजिनरी टेक्निक्स होती है, 11th में पढ़ोगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब इन्वॉल्व होता है उसमें। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे आ गए थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी डेरिवेशन बताई है बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इतना तुम लोग लिख लो, ये पूरा का पूरा ही लिख लो तुम, इसको डिराइव करने को बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। Let two objects A and B of masses m and m lie at a distance of d from each other as shown in figure 10.3 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर यहाँ तक लिख दो। फिर let the force of attraction between two objects be F. According to universal law of gravitation, the force between the two objects is directly proportional to the product of their masses. तो ये लिख दिया, and the force between the two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये हो गया, दोनों इक्वेशनों को कंबाइन किया तो F ये हो गया। फिर जब इज इक्वल टू का साइन डालते हैं तो बीच में एक कांस्टेंट आ जाता है, जहाँ पे G को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्होंने एक और इक्वेशन निकाली, F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। करो इसको नोट। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें तो कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4। 4 में से एग्जाम में हमेशा 3 गिवन होंगे, तो सवाल आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ भी याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सर डन। डन, ओके। ये हैं भैया हमारे दो महान साइंटिस्ट, दो मतलब एक ही। आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन वुल्सथॉर्प नियर ग्रैंथम, इंग्लैंड. He is generally regarded as the most original and influential theorist in the history of the science. ठीक है, ओरिजिनल इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट है, मतलब थ्योरी जो बोलता है उससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। He was born in a poor farming family, but he was not good at farming. He was sent to study at Cambridge University in 1661. In 1665, a plague broke out in Cambridge and so Newton took a year off. It was during this year that the incident of the apple falling on him is said to have occurred. जब प्लेग आया था उस साल, देखो प्लेग महामारी आई है और देखो यहाँ पे इस बंदे ने क्या ही पता कर लिया। This incident prompted Newton to explore the possibility of connecting gravity with the force that kept the moon on its orbit. This led him to the universal law of gravitation. It is remarkable that many great scientists before him knew of gravity but failed to realize it. ये पहले भी बहुत सारे लोगों को पता थी लेकिन उनको रियलाइज ही नहीं हुई ये चीज। न्यूटन फॉर्मुलेटेड द वेल नोन लॉज ऑफ मोशन, उसने 3 लॉ ऑफ मोशन भी बनाए। ही वर्कड ऑन द थ्योरीज ऑफ लाइट एंड कलर, और कलर और लाइट की थ्योरी पे भी काम किया। ही डिजाइन्ड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू कैरी आउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। न्यूटन वाज आल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन. He invented a new branch of mathematics
कॉल्ड कैलकुलस, जो तुम लोग 11th-12th में पढ़ोगे अगर साइंस लोगे। ठीक है, कॉमर्स में भी मैथ्स मिलती है, कॉमर्स वाले भी मैथ्स ले सकते हैं, पर अगर आर्ट्स लोगे तो फिर आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ शायद मैथ्स पता नहीं अलाउड है कि नहीं, पर 11th-12th की मैथ्स में ही, इनफैक्ट 12th की मैथ्स में कैलकुलस आती है। He used it to prove that for objects outside a sphere of uniform density, the sphere behaves as if the whole of its mass is concentrated at its center. Newton transformed the structure of physical science with his 3 laws of motion and the universal law of gravitation. As the keystone of scientific revolution of 17th century, Newton's work combined the contributions of the Copernicus, Kepler, Galileo and others into a new powerful synthesis. It is remarkable that though the gravitation theory could not be verified at that time, there was hardly any doubt about its correctness. This is because Newton based his theory on the sound scientific reasoning and backed it with the mathematics. This made the theory simple and elegant. These qualities are now recognized as essential requirements for a good scientific theory. जब भी हम साइंस में कोई साइंटिफिक थ्योरी लाते हैं तो ये वो प्रीरेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं। जब हम बोलते हैं 6th या 11th क्लास में है शायद, साइंस साइंटिफिक थ्योरी के लिए कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। जब आप 11th में जाओगे साइंस पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो वहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, कीन ऑब्जर्वेशन है, उसके पास प्रूफ होने चाहिए, पीछे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। How did Newton guess the inverse square rule? Inverse square rule कैसे उसने guess किया? There has always been a great interest in the motion of planets. ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? अब तो दिख रहा होगा। There has always been a great interest in the motion of planets. By the 16th century, the lot of data of the motion of planets had been collected by many astronomers. Based on these data, Johannes Kepler derived 3 laws which govern the motion of planets. These are called Kepler laws. These are, पहला law क्या है? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ठीक है, अब आप लोग पूछोगे सर एलिप्स क्या है? तो एलिप्स एक शेप होती है बेटा जिसमें सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सेम होती है। ठीक है, ऐसा एक शेप होती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस का जो सम है वो सेम होता है, 2 एंड पॉइंट से अलग अलग, वो भी आप पढ़ोगे 11th में। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweep equal areas in equal intervals of time. Thus, if the time of travel from A to B is the same as that from C to D, then the areas OAB and OCD are equal. तो उसने बोला कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट और सन के बीच में वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही घूम रही है, तो उसके डिस्टेंस से भी उसने एरिया को बराबर दिखा दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं आता एग्जाम में, केपलर लॉ, ये वो हायर स्टडीज के लिए है। तो बात चल रही थी कि इनवर्स स्क्वायर रूल कहाँ से आया, वो भैया डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द क्यूब of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of the orbital period t, और r cube by t square is equal to constant. ठीक है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब एक एवरेज डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे सन से लेके, क्योंकि वो हर जगह सेम डिस्टेंस पे नहीं रहता ना, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। एलिप्स समझते हो ना कैसा होता है? ये एलिप्स है। ठीक है, जो शेप है कौन सी है? एलिप्टिकल है, ओवल या एलिप्स कह लो आप। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केपलर कुड नॉट गिव ए थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स. इट वाज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन इज द ग्रेविटेशन फोर्स दैट द सन एक्सर्ट्स ऑन देम. न्यूटन यूज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, केपलर के ही थर्ड लॉ को इसने यूज किया टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखो
ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने केपलर लॉ की मदद से किया। उसने बोला जो मीन डिस्टेंस का जो क्यूब है वो टी स्क्वायर जो टाइम पीरियड होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड, इन दोनों का जो रेशियो है ये कांस्टेंट आ रहा था, बार बार सेम आ रहा था। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज वीकेंड बाय द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होती जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स भी अलग होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है। A simple argument goes like this: we can assume that the planetary orbits are circular. Suppose the orbital velocity is v and the radius of the orbit is r. Then the force acting on a orbiting planet is given by F is directly proportional to v square by r. ये v velocity है और r आपका radius है। If t denotes the period, then v is equal to 2 pi r by t. ठीक है, तो v को हमने क्या बोला? v की जगह पे हमने लिखा 2 पाई r बाई t। ठीक है, तो v स्क्वायर आपका हो गया r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या फर्क नहीं डाल रहा है, क्या फर्क नहीं डाल रहा है इसमें, 2 पाई कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो कांस्टेंट है। तो जब v स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। वी कैन रीराइट दिस, v स्क्वायर इज directly proportional to 1 by r into r cube by t square. Since r cube by t square is constant by Kepler's third law, we have v square is equal to 1 by directly proportional to 1 by r combining with the force, तो हमारा ये आ गया था, तो f is directly proportional to 1 by r square, ऐसे करके आया है। ठीक है, इस नेता नगरी में नहीं जाना है, ये बस ऐसे पढ़ने के लिए मैंने बता दिया। इतना टेंशन मत लेना कि सर ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया, नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि केपलर लॉ भी नहीं पता है ना तुम लोगों को, फिर प्लैनेटरी मोशन भी तो नहीं पता है, हमें तो ग्रेविटेशन पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन में हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है हमारा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर उस g को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। g की SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट देखो क्या है बेटा, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, तो क्या यूनिट होगी उसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी की यूनिट। द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड टू बी फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश 1810 में बाय यूजिंग ए सेंसिटिव बैलेंस। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज, लिख लो, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब इसमें जब सवाल आते हैं बेटा, एक आध नंबर के आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो पहले थी वो अब ट्रिपल हो गई है। ठीक है, सवाल ऐसे आ जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स द गिवन डिस्टेंस, व्हाट इज द चेंज इन द फोर्स, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। या फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाई फाइनल फोर्स, बताओ क्या होगा। अगर डिस्टेंस 3 गुना बढ़ेगी तो फोर्स कितने गुना क्या होगा स्क्वायर रूल के हिसाब से। सवाल समझ पाए तुम लोग? सवाल ये है कि पहले जो फोर्स था वो क्या था हमारा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उसने बोला कि भैया मैंने नया फोर्स निकालना है F1, ठीक है, या फिर मुझे निकालना है F अपॉन F1, और मुझे दिया गया है कि जो पहले रेडियस था वो अब रेडियस का 3 गुना हो गया। क्या हो गया? रेडियस का 3 गुना। तो F अपॉन F1 कितना होगा बताओ। ये दो केस अलग अलग दिए हैं, पहले कुछ फोर्स था, फिक्स था, वैल्यू नहीं दी है, m1 m2 की भी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ बताया गया है कि एक फोर्स था और नीचे एक रेडियस था उनके बीच में। अगली बार बताया गया है कि उनके बीच में अब रेडियस जो बीच की डिस्टेंस है, मैं रेडियस बोल रहा हूँ बार बार,
जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 3 गुना बढ़ गई है। तो अब जो फोर्स लग रहा है, या पहले जो फोर्स लग रहा था और अब जो फोर्स लग रहा है, इसका क्या रेशियो होगा बताओ? चलो शाबाश। अरे यही बता दो, नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आया सवाल समझ में? सर सर ये इनवर्स स्क्वायर का टॉपिक फिर से समझा दो। क्या क्या? सर इनवर्स स्क्वायर का टॉपिक फिर से समझा दो। इनवर्स स्क्वायर का टॉपिक, इनवर्स स्क्वायर का टॉपिक ये बताया गया बेटा कि मतलब कौन सा वाला टॉपिक कह रहे हो तुम, केपलर थ्योरी वाला? सर उसका कोई यूज है? कोई यूज नहीं है उसका, वो कहीं कोई उस काम नहीं आएगी। सर हमारे लिए जो यूजफुल है वो वाला बता दीजिए। तो तुम्हारे लिए जो यूजफुल है वो यही बता रहा हूँ, यही वो सवाल है तुम्हारे आगे कि अगर दो बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो पुरानी फोर्स और अब जो फोर्स लगेगा उसके बीच में क्या रेशियो होगा, ये सवाल आ सकता है 1 नंबर में। ये यूजफुल सवाल है, यही पूछ रहा हूं तुमसे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से क्या होगा। बताओ, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। ये उस सर हाँ बोलो, आवाज आई? 3r square, I mean 3r1 square divided by r1 square. हाँ बहुत अच्छे बेटा। तो क्या हो जाएगा रेशियो? रेशियो हो जाएगा 9:1। समझ में आया कि नहीं आया? आदित्य बेटा समझ में आया? ये उसी तरीके का सवाल है कि आपका एक ट्रायंगल था, बेस सेम है, मतलब ये ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल को डबल कर दिया गया, हर एक साइड इसकी डबल कर दी गई, तो एरिया में कितने का फर्क आएगा बताओ? अगर एक ट्रायंगल के हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया में कितने का फर्क आता है बताओ? डबल का ही आता है कि 4 गुना आता है? बोलो। सर 2 गुना। 2 गुना पेरीमीटर में आएगा बेटा, एरिया में 4 गुना हो जाएगा। उसकी हाइट भी तो बढ़ेगी, बेस भी तो बढ़ेगा, 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। एरिया में कितनी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं? 2 चीजें मल्टीप्लाई होती हैं बेटा। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, या स्क्वायर ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये स्क्वायर है और एक स्क्वायर और बनाया मैंने, लेकिन इस स्क्वायर को मैंने हर जगह से 2-2 यूनिट खींच दिया। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये रहा। मान लो पहले मान लो इसकी लेंथ थी 4, अब हो गई आपकी 8। तो पहले पेरीमीटर कितना था? पहले पेरीमीटर था 16, अब पेरीमीटर कितना हो गया? 32। तो देखो 4 2 जा 8, 16 2 जा 32। तो पेरीमीटर में 2 का ही फर्क आया, लेकिन एरिया में देखो, एरिया हो गया 4 4 जा 16 और 8 8 जा 64। तो 2 गुना फर्क यहाँ पे, 2 गुना फर्क यहाँ पे, तो दोनों मिला के कितना फर्क हो जाता है? 4 गुना। अगर यही वॉल्यूम की बात करते तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 गुना। वॉल्यूम में 3 बार मल्टीप्लाई करते, क्यूब हो जाता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में यही होता है कि डिस्टेंस अगर डबल हो रही है तो 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो रही है तो 9 गुना फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 4 गुना बढ़ गई तो फोर्स कितना कम हो गया? 16 गुना कम हो गया। यह है इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर हो रहा है, तो 4 गुना मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना। समझ में आया? यही काम का है आपके, कॉमन सेंस वाला काम। सवाल यही आ सकता है कि अगर रेडियस में हमने चेंज कर दिया तो फोर्स कितने गुना चेंज हुआ, या फोर्स को मान लो उसने बोल दिया कि पहले जो फोर्स था और अब जो फोर्स है दोनों के बीच में 4 गुने का फर्क है, तो डिस्टेंस में कितना फर्क आया होगा? तो 4 का अंडर रूट करना है तुम्हें वहां। आई बात समझ में? आदित्य बेटा ये वाली बात Yes, समझ में sir. आई? आ गई ना? ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसमें रेडियस में जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर डबल चेंज हो रही है तो फोर्स 4 गुना चेंज हो रहा है। डिस्टेंस अगर 9 गुना चेंज हो रही है तो फोर्स 81 गुना चेंज हो रहा है। और उसी का उल्टा कि अगर फोर्स 225 गुना चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस कितनी चेंज हुई होगी? 15 गुना, क्योंकि 15 15 जा
225 स्क्वायर, जिसको याद है वो कर लेगा इनको। क्लियर हो गया? यस सर। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और ग्रेविटेशन के कुछ नए टॉपिक्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। और फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉयंसी वगैरह, उसको हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि चैप्टर को खत्म कर दें जल्दी से। 3 से 4 क्लासेस में हो जाएगा, ठीक है। आज पहली क्लास थी, 3 क्लास और रहेगी, ठीक है। चलो बच्चों यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।